अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर धाम में आगामी 16 जुलाई से लगने वाले प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर जिलाधिकारी विनीत तोमर ने टीआरसी जागेश्वर में जन प्रतिनिधियों, संबंधित अधिकारियों तथा पुजारियों के साथ बैठक की। इस दौरान बैठक में मेले को भव्य बनाने तथा सभी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने और श्रद्धालुओं के लिए सभी व्यवस्थाएं बनाए रखने समेत अनेक मुद्दों को लेकर चर्चा की गई और सभी अधिकारियों को मेले की पुख्ता व्यवस्था को लेकर निर्देश भी दिए गए। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा, उप जिलाधिकारी जयंती भनोली, एनएस नगन्याल और कई लोग उपस्थित रहे। अल्मोड़ा के द्वाराहाट में ब्लॉक मुख्यालय के नजदीकी गांव से एक लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां लड़की के पिता ने आरोप लगाते हुए कहा कि कल देर रात 1:30 बजे परिवार के सभी लोग घर के ही जागरण में गए हुए, जिसमें लड़की अपने माता पिता से घर की चाबी लेकर सोने चली गई। इसी बीच कुछ युवकों ने मौका पाकर लड़की के कमरे में घुसकर उससे पहले जबरदस्ती शराब पिलाया और फिर उसके साथ जबरन सामूहिक दुष्कर्म किया। डॉक्टर ने बताया कि पीड़िता की हालत अभी खतरे से बाहर है, लेकिन अभी भी लड़की कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। हालांकि अभी तक पीड़िता का मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई है, जिससे कि दुष्कर्म की घटना की पुष्टि की जा सके। सुबह लगभग 4 बजे एक केस आया था, जिसमें एक बच्ची को लाया गया था, जिनके परिजनों के द्वारा ये बताया गया था कि किसी उनके दूर के किसी गांव के आसपास के किसी व्यक्ति ने उनको कुछ खिला पिला दिया है और उसके बाद उनके साथ कुछ घटना हुई हो सकती है, इसकी उन्हें आशंका जताई थी। हमने जांच में ये पाया गया कि उनको कोई पॉइजनस चीज़ तो नहीं खिलाई गई थी, खिलाया तो कुछ गया था, वो जहरीला नहीं था, वो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ कोई चीज़ थी। बाद में उनको हमने ट्रीट किया तो वो अभी उनका नशा जो था, जिस इंटॉक्सिकेशन में थी वो अभी काफ़ी हद तक कम हो चुका है। अभी उनकी कंडीशन स्टेबल है, उनके वाइटल्स स्टेबल हैं, वो सुरक्षित हैं। अब मामला जो इसमें आ रहा है कि ये रेप है या नहीं है, देखिए घर वालों को तो आशंका है कि ऐसा है करके, लेकिन इसकी अभी तक जांच नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी तक वो उस हालत में नहीं है कि वो कंसेंट दे सकें, वो कुछ बता सकें अभी तक। तो इस बारे में भी पुष्टि से नहीं कहा जा सकता कि ये रेप है या नहीं है। हमारे घर पे जो है जागृत थी, जागृत होने के बाद जो है कम से कम 1:30 बजे रात थी। वो 1:30 बजे रात होने के बच्ची जो है घर पर में सोने के लिए वो चाबी मांगी उसने। चाबी मारने के बाद उसने जो है उसकी मतलब जो है 3 लड़के थे वो, फिलहाल तो एक ही लड़का अभी पकड़ा गया है और जो है उसको अभी मतलब जो है उसका मतलब जो तीसरा लड़का है अभी उसका अभी नाम आया नहीं। दूसरा कौन है? तीसरे दूसरा सर अभी दूसरा तो नहीं, पहले का नाम है, उसका नाम है संजू। वो यहीं पर बैरिकोट का है, रहता है जीआईसी स्कूल में रहता है वो। तो सर ये है अभी तो मेरे लड़के मतलब होश में आई नहीं अभी। उन्होंने जो है उसके मुंह में जो है शराब डाल के उसको बेहोश करा है। तो सर मेरे को न्याय मिलना चाहिए। मसूरी में मशहूर फिल्म अभिनेता पद्मश्री टॉम अल्टर का 74वां जन्मदिवस मनाया गया। इतिहासकार जयप्रकाश उत्तराखंडी बताते हैं कि टॉम अल्टर को अभिनय का बहुत शौक था और पुणे इंस्टीट्यूट से उन्होंने अभिनय की ट्रेनिंग ली। टॉम अल्टर ने टीवी धारावाहिकों के साथ ही हॉलीवुड और बॉलीवुड में भी अपने अभिनय का लोहा मनवाया था। वहीं रूपचंद गुरुजी ने बताया कि टॉम अल्टर का सपना था कि मसूरी में खेल मैदान का निर्माण हो, ताकि यहाँ के बच्चे खेलों में अपना भविष्य तलाश सकें। मसूरी से उनका गहरा लगाव था। आज भी उनके मित्र उनके संस्करण को याद कर भावुक हो जाते हैं। हाँ, 1 दशक से भाई साहब से मैं भी जुड़ा था और भाई साहब की जो कार्यशैली थी और उनका जो मसूरी से लगाव था वो असमरणीय था कि वो किस तरह से मसूरी से प्रेम करते थे कि जब वो घंटाघर टूट गया तो वो एक दफ़े मसूरी आए और उन्होंने देखा कि घंटाघर कहाँ गया से, तो दूसरे दिन 1 दिन का मौन धारण करा था उन्होंने। वो घंटाघर से बहुत प्रेम करते थे, मसूरी से बहुत प्रेम करते थे, मसूरी वासियों से बहुत प्रेम करते थे, प्रत्येक आदमी को जानते थे और टाइम टू टाइम वो मसूरी आते रहते थे। हाँ, तो भाई साहब बोलते थे कि मैं फिल्म में जाना नहीं चाहता था, अब मुझे रास्ता भी नहीं मालूम था। हाँ, जब वो क्रिकेट वगैरह खेलते थे कि मुझे रास्ता भी नहीं मालूम था, तो उनको किसी ने बताया कि पूना में फिल्म इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर जाके ट्रेनिंग लेके आप बॉलीवुड में एंट्री कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो पूना गए, पूना के पश्चात वो बॉम्बे एंट्री करी उन्होंने। हाँ, मसूरी के लिए उनका ड्रीम प्रोजेक्ट एक तो बिलाड़ू वाला था। बिलाड़ू स्टेडियम के लिए वो बहुत उनको इच्छा थी कि एक खेल मैदान मसूरी में बन जाए, जो यानी कि पूरे देश में एक माना जाना क्रिकेट ग्राउंड बने और यानी कि वो क्रॉस कंट्री रेस वगैरह अपने फादर के नाम से भाई साहब के साथ मिल के करते थे और उस क्रॉस कंट्री रेस में वो कहीं पर भी होते थे, हिंदुस्तान के किसी कोने में भी होते थे, तो उस क्रॉस कंट्री में प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ज़रूर पहुंचते थे।
गढ़वाली भाषा का भी बहुत अच्छे से प्रयोग। हाँ, गढ़वाली भाषा का बहुत अच्छा प्रयोग करते थे। उर्दू वो बहुत अच्छी तरह जानते थे और यानी कि वो भाषाओं का ज्ञान उनमें काफ़ी था। और उनके जो स्टेज के कलाकार थे वो, और स्टेज के कलाकार उनके गंगा एक प्ले था जो बहुत फेमस हुआ था। और एक गांधी जी पे एक नाटक हुआ करते थे, तो गांधी जी का भी रोल उन्होंने किया है उस नाटक में। हाँ, भाई साहब बताते थे कि सबसे पहला इंटरव्यू सचिन तेंदुलकर का उन्होंने बॉम्बे में लिया था। बॉम्बे उस समय सचिन तेंदुलकर बहुत छोटे थे, तो उन्होंने सबसे पहला इंटरव्यू उनसे लिया था। और यानी कि किताब लिखने का उनको बड़ा शौक़ था और मसूरी के बारे में भी लिखने का बड़ा शौक़ था। एक किताब डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई थी, कमलेश मिश्रा जी ने बनाई थी वो, तो उसकी शूटिंग मसूरी में हुई थी, यानी कि पूरी शूटिंग मसूरी में हुई थी। तिलक लाइब्रेरी में हुई थी और उनके घर पे हुई थी। 2017 में उनकी डेथ हुई बॉम्बे में। वो कैंसर से पीड़ित थे और एक छोटा सा घाव उनके लिए जानलेवा बन गया। और उनका इस दुनिया से चले जाने के लिए मसूरी को बहुत बड़ा आघात लगा कि वो रहते तो टाइम टू टाइम, जैसे ऑटम फेस्टिवल हो गया, समर फेस्टिवल हो गया, तो उसमें भाग लेते थे, वो आते थे, ज़रूर आते थे वो उसमें, और निस्वार्थ उसमें काम करते थे। कोई पैसा नहीं लेते थे कि भाई मेरे मसूरी है और मसूरी से मैं प्रेम करता हूँ। ये उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था द रियल्टो फिल्म बनाने का, जो अधूरे में छूट गया। और एक था 42 किलोमीटर की हिल मैराथन, और जिसका डायरेक्ट टेलीकास्ट वो हेलीकॉप्टर से करना चाहते थे, लाइव दिखाना चाहते थे लोगों को कि मसूरी एक बहुत सुंदर जगह है और हिल मैराथन के लिए उचित जगह है वो। टॉम साहब जो है मसूरी की जो है बहुत बड़ी शख्सियत थी। और मेरा मानना है कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर वो अकेले अंग्रेज थे, गोरे अंग्रेज, और हिंदी और उर्दू बहुत बढ़िया बोलते थे। अंग्रेजी तो खैर वो बोलते ही थे वो बेसिकली अमेरिकन। मसूरी से उनका बहुत लंबा नाता है। उनके 4 फादर जो हैं यहाँ वुडस्टॉक स्कूल के अंदर 1915 या 16 के आसपास आए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। और उनका यहाँ से कम 2-3 एक पीढ़ियों का नाता था। टॉम अल्टर साहब मेरे बड़े भाई की तरह थे, उनका मेरा संबंध बहुत अच्छे थे। मसूरी के बड़े मशहूर खिलाड़ी थे वो। और यही सिल्वर्टन ग्राउंड जहाँ हम यहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते थे, बहुत अच्छी हॉकी खेलते थे, और यहाँ से खेलने के लिए वो जगह जगह जाते थे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि 1977 के अंदर जब उनकी फिल्म आई चरस, हालांकि यहाँ से 1972 के अंदर वो पूना इंस्टीट्यूट में चले गए थे और वहाँ उन्होंने एक्टिंग का कोर्स किया, और 1977 में उनकी पहली फिल्म आई चरस। तो मुझे याद है टॉम अल्टर साहब ने हमसे कहा, जैसे मैं और हमारे जो ओलंपियन थे, बहुत बड़े रोलर स्केटिंग के चैंपियन जो ओलंपिक स्तर के खेलते थे, नंद किशोर भम्मू भाई हमारे बड़े भाई, और तमाम लोगों ने उन्होंने टॉम अल्टर साहब ने हमसे कहा, हम सब उस समय यूथ ही थे हम सब लोग, हमसे कहा कि आप जो है पूरे मसूरी के अंदर जो है कम से कम 2000 पोस्ट कार्ड डालें कि टॉम अल्टर की फिल्म लगी है वासु थिएटर के अंदर, जो आज वो कौन सा है, रिट्ज है कोई है, उसके अंदर वो उनकी फिल्म लगी। हमने करीबन 4000 के करीब जो है सब दोस्तों ने मिलकर जो है यहाँ हमने पोस्ट कार्ड डाले कि टॉम अल्टर साहब की फिल्म लगी हुई। और मसूरी के अंदर मसूरी की जनता जो है उस फिल्म को देखने के लिए टूट पड़ी थी। तो मसूरी से उनका बड़ा गहरा लगाव था। वो ओकविले में रहते थे ऊपर, मेरा तो बहुत लंबा उनके आने जाना था। मेरी जब मसूरी की हिस्ट्री पर किताब आई, मसूरी दस्तावेज 1815 से 1995, तो टॉम अल्टर साहब उसके चीफ गेस्ट थे, उन्होंने ही उसका जो है विमोचन किया था उस किताब का। मुझे भी अच्छी तरह से याद है। टॉम अल्टर साहब उस समय मेरी किताब का विमोचन करने के लिए मुंबई में बहुत सारी शूटिंगें छोड़कर आए। तो वो मसूरी में उनकी आत्मा बसती थी। और उन्होंने अंतिम समय में जब उनको कैंसर हो गया तो मेरी बातें होती थी, तो वो कहते थे कि यार जयप्रकाश भाई मैं मसूरी में मरना चाहता हूँ, लेकिन ज़िंदगी और मौत एक ऐसी चीज़ होती कि वो जो है आदमी के हिसाब से नहीं चलते। और एक दिन उनका दुखद निधन हो गया और हम मसूरी के लोग उनको बहुत सम्मान के साथ याद करते हैं। और टॉम अल्टर के लिए हम चाहते हैं कि यहाँ सरकार जो है उनकी याद में कोई स्मारक बनाए। दरअसल टॉम अल्टर साहब के साथ जो उनके फादर और उनके चाचा वगैरह वहाँ जो वुडस्टॉक में काम करते थे, उनके बहुत सारे नौकर गढ़वाल के लोग थे, खासकर प्रताप नगर की वेली के और पौड़ी के लोग। तो वो बचपन में उनके साथ जाते थे उनके गांव, तो उनके बीच में रहकर जो है वो खुद बताते थे कि उनके गांव में जाकर जो है उनके बीच में रह के मैं गढ़वाली बहुत अच्छी बोलने लगा। और वाकई में गढ़वाली बहुत अच्छी बोलते थे वो। तो इसलिए जो है उनके साथ जो उनका नौकरों के साथ उठना बैठना था, अपने नौकरों के साथ, पहाड़ के नौकर जो थे उनके साथ उठने के बैठने के बाद वो अच्छी गढ़वाली बोलने लगे।
मसूरी के खोखल के सभागार में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें गंगा सिंगल कोऑर्डिनेटर की तरफ से राधा कृष्ण मंदिर में समर कैंप के आयोजन को लेकर जानकारी दी गई। समर कैंप में बच्चों को योग कराते समय स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के साथ ही उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं के माध्यम से मानसिक और शारीरिक विकास किया जाएगा। इस मौके पर डॉक्टर स्नेहा ने बताया कि बच्चों को बेसिक समस्याओं की जानकारी दी जाएगी और इससे उनका मानसिक और शारीरिक विकास होगा। हाँ, जो हम क्लास लेने वाले हैं उसमें हम फर्स्ट एड का सोच रहे हैं पूरा करने का। जो बेसिक हम लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में, स्टार्टिंग फ्रॉम हार्ट अटैक, जो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल सबको हो रही है, तो घर की ही चीज़ों से आप कैसे बचा सकते हो। इवन किसी के गले में खाना अटक गया, कोई बच्चा अकेला है घर पे, पेरेंट्स भी नहीं है, तो भी वो अपनी जान बचा सकता है। देयर आर वेज जो हम लोग हॉस्पिटल में करते हैं, तो एटलीस्ट जीवन बचाने की जो बेसिक चीज़ें हैं वो सब तो उनको सिखाई ही जाएंगी। और आखिरी दिन इन सब जो भी सीख ये मिलेगी उसको एक ड्रामा के तरह वो बाहर सब लोगों को बताएंगे। देखिए, मसूरी में प्रथम बार एक भव्य स्तर पर मसूरी समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जो 23 जून से 30 जून के बीच में किया जाएगा। और इस समर कैंप का मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चे जो हमारे 16 वर्ष तक के बच्चे हैं, जिनकी स्कूल की छुट्टियां पड़ी हुई हैं, वो घर पर रहकर टैबलेट, मोबाइल, टीवी के आगे ना अपना समय व्यर्थ करें, बर्बाद करें। इससे बेहतर है वो समर कैंप में आए। समर कैंप में इस बार बहुत गतिविधियाँ हैं, जैसे कराटे का उनको परीक्षण मिलेगा, योग का मिलेगा, इसके साथ साथ आर्ट एंड क्राफ्ट का परीक्षण मिलेगा, डांस का मिलेगा, स्टोरी टेलिंग की क्लासेस होंगी, हेरिटेज वॉक्स होंगी, मिट्टी की किस प्रकार से उपयोगी कार्य किए जा सकते हैं इसके बारे में बताया जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत करने के तरीके को, फर्स्ट एड के तरीके को किस तरह से उपयोग में ला सकें उसके बारे में बताया जाएगा, जिससे कि बच्चों की ज़िंदगी बेहतर बने, बच्चे आने वाले समय में अपने हुनर को पहचानें, अपने हुनर को विकसित करें और समाज में और अपने परिवार में बेहतर उपयोग करें। ये हमारा मकसद है और मसूरी में इस प्रकार के आयोजन हम करते रहेंगे और उम्मीद करेंगे कि आने वाला भविष्य जो है मसूरी का उज्जवल रहेगा। देखिए, मसूरी में हमारी बहुत ही सम्मानित जो डॉक्टर है, मसूरी की बेटी हैं डॉक्टर स्नेहा पंवार, उनका बेनवोलेंस केयर नामक हॉस्पिटल जो बारडोगंज में स्थित है, वो बहुत ही अच्छी सेवाएं मसूरी में दे रही है, उच्च कोटि की सेवाएं दे रही है। और उनकी सेवाओं के साथ साथ हमारे समर कैंप में उनका एक प्रतिभाग है। उनके द्वारा हर एक बच्चे को परीक्षण दिया जाएगा, किस प्रकार से छोटी छोटी मुश्किल से फर्स्ट एड दी जाए और छोटी छोटी सी परेशानी जो अपने घर में हो, अपने समाज में हो, उससे बच्चे उभर कर आएँ, लोगों को उभार सकें और लोगों की मदद कर सकें। तो हम एक बड़ी योजना की तरफ, बड़ी समाज सेवा की तरफ बढ़ रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि मसूरी के बच्चे, मसूरी के अभिभावक इसमें प्रतिभाग करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने पैतृक गांव हड़खोला पहुंचे, जहां स्थानीय ग्रामीणों ने ढोल नगाड़े बजाकर उनका स्वागत किया और उसके बाद पुलिस विभाग ने मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी भी दी। वहीं पैतृक गांव हड़खोला में हरिचंद स्वामी मंदिर में पूर्ण विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। मुख्यमंत्री ने वहां की जनता से मुलाकात कर उनकी समस्याओं की जानकारी लेकर विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। पौड़ी जिले में सीएम धामी के दौरे से पहले गढ़वाल कमिश्नर ने पहली बार जनता दरबार लगाया, जहां फरियादी अपनी फरियाद लेकर दरबार में पहुंचे। कमिश्नर को जिले से करीब 50 शिकायतें और सुझाव दिए गए, जिनमें सबसे अधिक जल जीवन मिशन योजना की शिकायतें थी। इसके साथ ही स्वास्थ्य, सड़क और शहर में पेयजल आपूर्ति समेत शहर में पर्याप्त पार्किंग न होना और प्राधिकरण समेत कई शिकायतों को लेकर जनता ने गढ़वाल कमिश्नर को अवगत कराया, जिस पर गढ़वाल कमिश्नर ने आश्वासन दिया कि जल्दी सभी शिकायतों का निराकरण कर लिया जाएगा। गढ़वाल कमिश्नर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएम की समीक्षा बैठक में पूर्ण तैयारी के साथ पहुंचे, जिससे किसी तरह की शिकायत का मौका न मिले। पहले तो मैं कहूँगा दिया तले अंधेरा है, ये कुछ नहीं, सिर्फ अधिकारियों को घेरने का जो एक तरीका है इस तरह अधिकारियों का, वो ढकोसला है। यहाँ पे बैठकों का जो मैं देख रहा हूँ, शिकायतें मेरी ग्राम सभा की भी थी, आम जनमानस की शिकायतें थी। क्या वहाँ पे जो अधिशासी अभियंता बैठे हैं वो शिकायतों का निराकरण नहीं कर पा रहे हैं? क्या उनके पास इतना समय नहीं है कि जो वो उनकी शिकायतों का समाधान नहीं कर पा रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे वाली कालेश्वर मोटर मार्ग है, उस पर नाली निर्माण का कार्य किया जा रहा है। क्या एक्शन को पता नहीं है कि वहाँ पे मुख्यालय से 0 किलोमीटर की दूरी पे है? वो देखना ही नहीं चाह रहे उस चीज़ को। सिर्फ ढकोसलाबाजी है। यहाँ पे जो जनता दरबार लगाया गया है, मेरे को लगता नहीं है। हाँ, आयुक्त महोदय ने जरूर बोला कि 10 दिन के अंदर हम कार्रवाई करते हैं, वो देखने का विषय है, पर मुझे लगता नहीं कि उस पर कुछ कार्रवाई होगी। दरबार लगा था और सभी लोगों ने अपनी अपनी यहाँ पौड़ी की समस्या रखी, ग्रामीण क्षेत्र की समस्या भी रखी है। और मुझे तो ये लग रहा है कि कमिश्नर साहब ने जो बात रखी है कि अभी 2 या 3 जुलाई में मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर पौड़ी आगमन है, तो वो उनके सचिव होने के नाते इस बात को यहाँ पे बता रहे हैं कि उनका आगमन यहाँ पे होगा। तो मुझे तो साफ अंदेशा ये लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी के आगमन के लिए जो है ये जनता दरबार लगाया गया है।
जी हाँ, ये बिल्कुल आपने सही कहा है कि क्योंकि शिकायतें तो सबने की है कि कूड़ा से परेशान तो हर एक जनमानस है और शिकायत सबने की है, लेकिन कमिश्नर साहब ने जो है एक बार भी ये नहीं कहा कि मतलब ये आग लगने का कारण क्यों है या कूड़ा जो है रोड पे क्यों डाला जा रहा है, कि क्या हो सकता है इसमें। उन्होंने अपना कोई इसमें बात नहीं रखी। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि नदियों में भी पानी कम हो गया और स्रोत भी सूख रहे हैं, लेकिन हमने कई बार जल संस्थान में जाकर ज्ञापन भी दिया है कि ठीक है, वो उनकी बात हम मानते हैं कि पानी कम हो गया, लेकिन इतना भी नहीं कम हुआ कि जो गंगा ही पूरी सूख गई हो। तो हमने ये बात रखी है कि पाइपलाइन जो बिछे हुए हैं, टैंक भी पौड़ी में भरपूर मात्रा में बने हुए हैं, बस खाली पंपिंग योजना इन्होंने एक और लगानी थी और उसी में सारे पौड़ी का पानी सप्लाई हो जाना था, लेकिन पता नहीं क्यों विभागीय लोग अनसुनी कर रहे हैं। जी हाँ, मुझे तो बिल्कुल ये लगा कि जनता दरबार का तो इसे नाम दिया गया था। ये जनता दरबार नहीं बल्कि ये तो अधिकारियों की एक बैठक थी और इसमें न तो ऐसा कोई जो शिकायत करता था वो खुश होके गया, क्योंकि समस्या का समाधान तो बोलते हैं कि आधा वहीं पे हो जाना चाहिए था। जब मैंने भी बात रखी कमिश्नर साहब से कि जिस विभाग की मेरी शिकायत है, चाहे मैं जल संस्थान की है, बिजली विभाग की है या नगर पालिका की है, वो उस संबंधित अधिकारी से अभी पूछ लीजिए कि वो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद कब हमारी शिकायत का ये निराकरण कर सकते हैं। तो उन्होंने उसमें आनाकानी कर दी। आज जनपद पौड़ी में हमने कलेक्ट्रेट परिसर में एक जनता की समस्या को सुनने के लिए सभी अधिकारियों की मौजूदगी में एक, उसको दरबार क्या कहेंगे आप, ये कह सकते हैं एक फोरम था, हमने उपलब्ध कराया था कि एज ए कमिश्नर हम भी चाहते थे कि देखना कि क्या स्थिति है और विभागों का हमने रिव्यू भी किया है। कुल मिलाकर 50 शिकायतें आई हैं और शिकायतें भी हैं, समस्या भी कह सकते हैं, सुझाव भी हैं और उनमें से करीब 7 का तो हमने मौके पर निस्तारण किया है। एक जो सबसे हमें यहाँ शिकायतों में देखने को मिला वो जल जीवन मिशन की योजना को लेकर काफ़ी चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। तो इसके लिए हमने डीएम से ये कहा है कि आप हाल फिलहाल 2 या 4 दिन के अंदर जल जीवन मिशन की एक विस्तृत समीक्षा जरूर कर लें। 3-4 प्रकरणों में हमने सीडीओ को भी इंस्ट्रक्शन दिया है कि जहाँ पर ज़्यादा शिकायतें बड़े प्रकृति की हैं तो वहाँ पर वो खुद मौके पर जाएं, निरीक्षण करें और कुछ में हमने एसडीएम्स को भी कहा है। बाकी ओवरऑल जो शिकायतें थी कोई ऐसी विशेष नहीं थी, छोटी छोटी समस्याओं को लेकर थी। निकट भविष्य माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ दौरा भी संभावित है और मैं भी सुनिश्चित कर रहा हूँ इस चीज़ को कि माह में कम से कम हर पखवाड़े में 3 से 4 दिन मैं भी यहाँ नियमित रूप से बैठूं और लोगों की समस्याओं से भी रूबरू होते रहें और जनपद के जो हमारे मंडल के अन्य जनपद हैं वहाँ पर भी हम भ्रमण करें। पौड़ी जिले के नगर पंचायत सतपुली के रामलीला प्रांगण में पहली बार हुए पुरातन छात्र मिलन समारोह में देश और विदेश में रहने वाले पुरातन छात्रों ने शिरकत की। इस आयोजन में खास उत्साह देखने को मिला, जिसमें अपने मायके आई दिशाधारियों तथा सतपुली से बाहर निवास करने वाले लोगों ने एक दूसरे से कई वर्षों बाद मुलाकात की और एक दूसरे की खैर खबर ली। रामलीला प्रांगण में शुरू हुए समारोह में रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें गायक सौरभ मैठाणी, मनीष लखेड़ा, शकुंतला बुढ़ाकोटी, लोक गायक कलाकार जीतू पहाड़ी ने अपनी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में उपस्थित सभी दिशाधारियों साथियों को फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। आयोजन जगदम्बा डंगवाल ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनके और उनके साथियों द्वारा एक ट्रस्ट का निर्माण किया जाएगा, जिसका नाम कुंज न्यार घाटी ट्रस्ट होगा, जिसमें सभी पुरातन छात्रों को जोड़ा जाएगा और पुरातन छात्रों के सुख दुख में साथ रहेगी और ट्रस्ट के माध्यम से सभी की सहायता की जाएगी। मेरा यही है कि इस तरह के कार्यक्रम हर क्षेत्र में, हर गांव में होने चाहिए और मेरा समस्त क्षेत्र की जनता से यही अनुरोध है कि अगर हमें इस क्षेत्र में दोबारा से इस संस्कृति को बचाना है, मतलब इस तरह के कल्चर को लाना है, तो हमको इस तरह के प्रोग्राम करने पड़ेंगे और इन प्रोग्रामों से हम अपना कल्चर, अपनी पहचान को बचा सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि जिस हिसाब से प्लान बहुत जोर शोरों से चल रहा है, प्लान आपको पता है कि पहाड़ के पहाड़ खाली हो चुके हैं, तो पहाड़ के पहाड़ जब खाली हो गए तो यहाँ पे आज जितने भी हमारी बहनें, जितनी हमारी माँ शक्ति आई थी, तो ये सब बाहर से ही आए। यहाँ पर ये लोग कोई थे नहीं, इन लोगों को बाहर से ही बुलाया गया था। तो मेरा एक सोच है कि जितने भी हमारे पुरातन छात्र छात्राएं, जितने भी इस क्षेत्र नयार घाटी से जुड़े हुए लोग हैं,
मैं चाहता हूँ कि ऐसे कार्यक्रमों से अगले वर्ष ये कार्यक्रम बहुत दिव्य और भव्य होगा। और जो आप भी हमारे साथ कई सालों से जुड़े हैं, तो जो हम बोलते हैं वो हम करते हैं। और आप सभी लोगों के सहयोग से, पूरी नयार घाटी क्षेत्र की जनता के सहयोग से, आप लोगों के आशीर्वाद से अगले वर्ष इससे भी अच्छा कार्यक्रम होगा। और मुझे यकीन है कि इस वर्ष का कार्यक्रम देख के अगले वर्ष लोग खुद ही अपना भी समूह के रूप में यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर बहुत दिव्य और भव्य कार्यक्रम होगा। तो मैं 12-14 साल हमें नयार घाटी पंचायत महोत्सव को कराते हो गए हैं। तो 12-14 सालों में तो मैंने कोई राजनीति नहीं करी, और अभी भी कोई मैंने यहाँ पे चुनाव की तो किसी से कोई बात नहीं करी। जो भी हमारी माता बहनें, जो भी मेरे साथ पढ़ने वाले, जो मेरे छोटे भाई हैं, जितने लोग, तो हमने किसी से किसी प्रकार की राजनीति के यहाँ पे अगर एक भी बाइट कहीं पे दिखे मुझे, तो मुझे दिखा दीजिए। ये राजनीतिक मंच है ही नहीं और ये राजनीतिक कोई बात ही नहीं है। ये तो हम सब एक, जितने भी पुराने लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलें, क्योंकि सतपुली पहले इतना अच्छा था, इतने लोग यहाँ पर थे, इतने लोगों के आपस में प्यार मोहब्बत था, मेल जोल था, वो अब सब खत्म हो चुका है। ये किसी से छुपा नहीं है, अब सब अपने से मतलब रखते हैं। तो मेरा एक सोच है कि इस तरह के लोग हमारे आएं और इस तरह के लोग हमारे यहाँ पर इस कार्यक्रम से जुड़ें और इस कार्यक्रमों को बढ़ावा दें। सबसे सभी देखनेदारों को मेरा प्रणाम। और मैं छोटे ही शब्दों में एक बड़ी संज्ञा इस कार्यक्रम को दूंगा कि जन कोई देवी कार्य होन छो, मैं आज भी आज जब मेरे गाँव चे, मेरे मामा कोट से, वहाँ विनेश्वर देवता की जात होन छे तो सभी दिहाड़ी होन छे। और आज साक्षात डंगवाल जी एक भाई बन के, एक बेटा बन के, एक दोस्त बन के, उन्होंने जिस प्रकार से अपनी बहनों को, अपने क्षेत्र के अपने मित्रों को जिनके साथ पढ़ाई करी थी, उनको जो सम्मान दिया है और उनको जो एकत्रित किया है, वो मैं उनकी तुलना एक बहुत जबरदस्त इंसान से करना चाहता हूँ कि भगवान का उन पे आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे। और जो जिस प्रकार से हमारा कौतिक माँ जब जात वंश है तब भगवान के कार्यक्रम में सम्मिलित होते थे, उसी प्रकार से उनकी बहनें, उनकी दोस्त उनको याद करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए, उनको साथ देने के लिए इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। और आज सतपुली की मातृ शक्ति ने जिस प्रकार से कार्यक्रम का आनंद लिया है वो अद्भुत है। ये कार्यक्रम दिन दुगनी रात चौगनी ऐसी प्रगति पे चलता रहे, हर वर्ष एक नया आयाम छूता रहे, यही मेरी शुभकामना है। बिल्कुल सही कह रहे भाई साहब। हाँ, ये सही किया आपने कि चेहरे से कम पहचान होती है, पर मैं कोशिश करता हूँ कि इस प्रकार से गीत गाए जाएं जिसमें चेहरे का कोई बहुत बड़ा महत्व ना हो, पर जो सुने उसको अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों के प्रति सम्मान हो और वो अपनी संस्कृति से जुड़े। बिल्कुल आज इस कार्यक्रम में बड़ा महत्व बनता है उस गीत का, हाय मेरा बचपन। जो बचपन में हमने खेली कूदी, स्कूल गया, माँ पिताजी ते सते गाँव का गोरू दड़ी खेलिया, जंगलों में खेलिया। तो इस प्रकार से गीत है कि कख के दगेड़िया वो बचपन प्यारू, जब गीत लांदा छा हम बल बैठी की उड़ारू। अरे बूढ़ा पुए गई बल बूढ़ा पुए गई, अरे हाय म्यारा बचपन जरा फिर है जबोड़ी। बिल्कुल ये एक अद्भुत कार्यक्रम है। मैं ये कार्यक्रम की बहुत सराहना कर दूं कि लेकिन हम तमाम कार्यक्रम क्षेत्रों में करदा, शहरों में करदा, पर ये अलग कार्यक्रम है। ये सी जो मातृ शक्ति यही छे, जो बहनी यही छे न, उनका बच्चा जब देहरादून और दिल्ली जाता पूछला कि मैं क्या कार्यक्रम छो, तो उनको भी पता चलेगा कि क्या हमारी कंडी विंच है, कन हम अपनी बहन तन्नी तो था, कन कौतिक वंशा, इसका महत्व भी इस कार्यक्रम से मिले। मुझे था मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि आप कखी में रहो, देश रहो विदेश रहो, अपने क्षेत्र में रहो, अपनी संस्कृति, अपने गीत, अपना पहनावा, अपना खान पान, अपने बच्चों तक बताओ, और जहाँ जहाँ उनको मौका मिले वो अपनी संस्कृति को प्रचार प्रसार। सागर प्रणाम सेवा सौरी और जन के सब में मैं इसी कार्यक्रम तो मैं बेसिकली बोला इस तो सोबा के सिंगार कार्यक्रम करना मेरा मौका मिला, और मैं सोबा के सिंगार अपना कल्चर दे रहे थे बनाना गाना भी मौका मिला। देखो मेरे जिंदगी अपना अड़वाल रोजगार है नहीं, रोजगार का हम लोग घरों तो पटना से अपन तो लोग बाड़ा छी ना आता भोकाल बना छी कि लेकिन ना जी तुम इतना तो बना सो किधर अबे वो गाना बना छो लेकिन बात करते हो तो कैसा होता। जब तुम जगह नहीं दे रहे बताइए तो एक पैर पे तो खाला अपन जमीन जायदाद ना बेचो, हमार पूर्वों को पूर्वों हमारे रोवर से समाज का बच्चे
और कुछ ऐसे बात अपनी भी भावना भाई। हाँ अगर रोजगार आ जाए तो अब रोजगार क्या काफी लोग गाय भैंस पकड़ छाई तो रोजगार ही छाई। अब घर में नहीं कोड़ी निकलते जाते दूध हम वाला खाना छो तो पहले रोजगार भी चाहिए। अब रोजगार बाकी हम लोग उसको मांग के रहते एक गाय पलना आपकी राजी नहीं है। अगर रोजगार आ जाता हमारा बढ़वा अब हम तो बस क्यों ना लेकिन अपर गड़ल भाषा तक बोलना अपर गड़ल भाषा तक बिल्कुल बरकरार रखो। अपर पहना होते बरकरार रखो। हम जब कोरदार उन चल गए तो हमारा पहना ही बदल गया हमारा और पहना बदल गया तो उन बटे कुछ दिन पहाड़ जाना चाहो अपर गाँव पर शर्मान होते इन न बोला पर गाँव जाना चाहो और खास कर अपर बोली भाषा बच्चे तो दूसरी गाँव हमारे बच्चे तो गड़ल बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। ये हमारा बहुत बड़ी समस्या है। देखो हर काम सरकार बड़े तो हो जाए ना अपन बच्चे तमिल पकड़े चलाने सिखा अगर जब भाषा पर सीखो हम तो इंग्लिश सीखना आप शुरू से इंग्लिश सिखाओ तो बच्चे इंग्लिश सीखो अपन भाषा क्यों नहीं सिखाना। ये हमारे भारत माँ को कमी है ये बच्चों को अपन बड़े भाषा सिखा सरकार को बहुत दिया ये तो हम तो अपन तमिल सिखा मैं सब बड़ा बोली मैं सर हां बड़ा चौड़ी और मैं ऐसे साथ दिल्ली से अरे मैं बहुत कोर्स और तभी तो मुझे बैठे थे एक बार बहुत सौभाग्य था। प्रकाशी में हूँ प्रकाशी से विशेष आग्रह पर मेरे दोस्त जगदम्बा लंगवाल जी ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है तो एक अच्छा कार्यक्रम है जिसको लेकर बड़े हम सब लोग उत्साहित थे और यहाँ पर आगे बड़ा अच्छा लग रहा है। भाई जगदम्बा लंगवाल से बड़ा अच्छा सहयोग मिला। उन्होंने कहा है कि भविष्य में इस तरह के प्रोग्राम कराते रहेंगे जिस कारण हम सब लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी लोग हम यहाँ पर मिल पाए हैं। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया। तो मेरा नमस्कार आप सभी को। संस्कृति एक ऐसी चीज़ है जो पुराने समय से चलती भी आ रही है आज तक आ रही है लेकिन उसमें बहुत सारे बदलाव हुए हैं और जो इसकी प्योरिटी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी खत्म होती जा रही है। जो रियलिटी है हमारा उद्देश्य ये है कि जो संस्कृति जो धरोहर हमारे बड़ों ने हमें दी है हम उसको वैसे ही आगे बच्चों को दें। और आज है मिलन समारोह है। एक बचपन होता है जिसमें हम बहुत हंसी मजाक और अपने दोस्तों से मिलते हैं और बाद में भी दोस्त सारे बिछड़ जाते हैं तो एक ये ऐसा अद्भुत सम्मेलन रखा गया जिसमें सारे मित्र आपस में मिले हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आकर। मैं तो खैर नैनीताल से आई हूँ तो मेरे सारे दोस्त हुए हैं लेकिन यहाँ आके बहुत नए दोस्त भी बन चुके हैं और हमारी यही कोशिश रहेगी कि जैसा हमारा उत्तराखंड है जो कल्चर है वो आगे तक ऐसे ही रहे और ऐसी ही उन्नति करे और आगे जो जनरेशन आएगी वो इस चीज़ को समझे। और मैंने जो पिछवाड़ा पहना है और गढ़वाली कुमाऊनी दोनों लोग बता रहे हैं गढ़वाल और कुमाऊं अलग नहीं है उत्तराखंड एक है और यही हमारी कोशिश है कि पूरा उत्तराखंड मिल के आगे धमाल मचाए। जहाँ उत्तराखंडी उछलते हैं और उतरते हैं और धमाल और मुझे बहुत अच्छा लगा और ये जो कोशिश है अगली बार और अच्छी होगी। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है यहाँ आके आपका पौड़ी में तो मुझे बहुत सम्मान मिला यहाँ से। समय बदलता है तो हर चीज़ बदलती है। समय सबसे बड़ी चीज़ है और कहीं ना कहीं इसका कारण रहा है पढ़ाई लिखाई एजुकेशन के साथ साथ बच्चे माता पिता हमारे इतने पढ़े लिखे नहीं रहे। हमने पढ़ा लिखा तो हमने एक समाज को बदलने की कोशिश करी तो जैसा हम आगे बदलेंगे वैसे ही आगे लोगों को मिलेगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सबसे पहले आते ये देखा कि सबसे ज्यादा लेडीज बैठी है और जो उमड़ी है भीड़ लेडीज के स्टेज पे मजा आ गया देखकर। तो नारी शक्ति को तो मैं वैसे ही प्रणाम करती हूँ और आगे मैं चाहूंगी कि ऐसी औरतें आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले चीजों में क्योंकि आजकल की महिला वो एक कहावत है कि जो स्त्री नहीं करती समाज का समाज करता है स्त्री से। पौड़ी जिले में योग अनुदेशक महासंघ के आह्वान पर योग दिवस पर अनुदेशकों ने अपनी बाह पर काली पट्टी बांधकर मौन विरोध जताया। महासंघ मानदेय सहित विभिन्न मांगों के हल नहीं होने से नाराज पौड़ी महासंघ की कोषाध्यक्ष गीता रावत ने कहा कि शुक्रवार को विभिन्न केंद्रों पर योग अनुदेशकों ने अपनी बाह पर काली पट्टी बांधकर योगाभ्यास करवाया। योग अनुदेशक बेहद कम मानदेय पर विभाग में सेवाएं दे रहे हैं। महिला पुरुष अनुदेशकों के वेतन में भी असमानता है। इस संबंध में पूर्व में भी सरकार से वार्ता हुई लेकिन कोई हल नहीं निकला, जिस पर विरोध स्वरूप वहां पर काली पट्टी बांधकर योग की क्रियाएं की गई। और मैं योग अनुदेशक हूँ पोखरिकेत बाबू ब्लॉक में और राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग से मैं संबंधित हूँ एज अ योगा इंस्ट्रक्टर। तो आज हमारे पूरा उत्तराखंड में जैसे योग अनुदेशक है तो मात्र 250 रुपये 1 घंटे का सेशन हम लोग दे रहे हैं, जिसमें महिलाओं के मात्र 20 सेशन है और जिसमें पुरुषों के हैं 31 सेशन। तो उनके 8000 और महिलाओं के
5,000 रुपये हमारी जो मानदेय है वो निर्धारित किया गया है। तो उसी के उस पर कि हम लोगों को इतना कम मानदेय है और पुरुष और महिलाओं में इतनी असमानता देखी जा रही है कि 5,000, जहाँ महिलाएं 20 सेशन कर सकती हैं वहाँ वो 31 भी कर सकती हैं। तो दोनों में इतना भेदभाव ही आप लोग कह लीजिए, क्योंकि जहाँ 20 कर सकती हैं वहाँ 31 आराम से वो भी कर सकती हैं। और उस 250 रुपये के लिए, जैसे मेरा पोखरी खेत है तो मुझे पौड़ी से जाना पड़ता है 30 किलोमीटर लगभग, और 30 किलोमीटर आना। और आप पहाड़ों की स्थिति तो जानते ही हैं कैसी है, कोई जाने आने का साधन नहीं होता, अपना पर्सनल है तो पेट्रोल का खर्चा। और मेरे अलावा जो और महिलाएं हैं वो 150 किलोमीटर, कोई 200 किलोमीटर मात्र 1 घंटे के सेशन के लिए जाता है। तो वो सेशन 1 घंटे का ना होकर पूरे दिन का सेशन हो जाता है हमारा। और इसीलिए हमने आज काली पट्टी बांध के पूरे समस्त उत्तराखंड के योग अनुदेशक जो हमारे विभाग से संबंधित है सभी ने ये नाराज़गी जताई है सरकार के प्रति। और हमने बहुत ही शांतिपूर्वक से ये काम किया है आज के दिन, क्योंकि हम नहीं चाहते, हम योग के पीछे ही हम लोग लगे हैं, योग की हमारे पास डिग्रियां हैं, तो हम नहीं चाहते कि सरकार को हमसे कोई मतलब नुकसान हो या योग के दिन ऐसी कोई भी बात हो। तो इसलिए हमने शांतिपूर्वक सिर्फ काली पट्टी बांध के नाराज़गी व्यक्त की। और सभी ने बहुत अच्छे से आज कार्यक्रम किया है। जैसे आपने देखा योगी की पौड़ी के राशि स्टेडियम में भव्य रूप से कितना माननीय हमारे मंत्री जी आ रखे थे, धन सिंह रावत, तो उनके समक्ष मैं भी उनमें से एक थी। हालांकि वहाँ मैं पट्टी नहीं बांध पाई क्योंकि वो हमारे अतिथि घर थे, तो उनका सम्मान करना हमारा अधिकार है कि आ रखा है कोई तो उसको हम अपने अतिथि को ऐसे नाराज़ नहीं कर सकते। लेकिन मेरे अलावा समस्त योग अनुदेशकों ने पूरे उत्तराखंड में आज ये प्रदर्शन किया था अपना।